नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त तंदुरुस्त हैं। चलिए, स्वागत आप सभी का। हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास में गुलाम राजवंश के संदर्भ में, और हमने देखा रुकनुद्दीन फिरोज की इल्तुतमिश और शाह तुर्कान यानी कि तुर्का बेगम का पुत्र था। उपाधि धारण करी जहां शाह बेगम की। यह रुकनुद्दीन फिरोज की संरक्षिका भी थी। यह पहली महिला थी जिसने सल्तनत की राजनीति पर नियंत्रण स्थापित किया था। यह एक अयोग्य शासक था। परिणामतः साम्राज्य में दंगे हो गए, जिसका लाभ रजिया ने उठाया। रजिया ने शुक्रवार को नमाज के समय जनता से लाल कपड़े पहनकर न्याय मांगा, क्योंकि आपको पता है कि इल्तुतमिश जो है उसने यह व्यवस्था की थी कि अगर आपको न्याय चाहिए तो आप लाल कपड़े पहन कर आइए। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि आपके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। तो लाल कपड़े पहनकर न्याय मांगा। जनता ने रजिया का समर्थन किया और उसे शासक बनाया। यह पहला अवसर था जब उत्तराधिकार के प्रश्न पर जनता ने सीधा हस्तक्षेप किया था। रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। 1205 ईस्वी में बदायूं में। यह इल्तुतमिश व तुर्कमान खातून की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद इसे उत्तराधिकारी बनाया। इसे जो विज्ञप्ति थी उत्तराधिकारी बनाने की, उसकी रचना मिन्हाज उस सिराज के द्वारा की गई थी। क्या बात क्लियर हो गई? उपाधि मिहद्दत उल निश्वा इसकी जो है वह उपाधि मानी जाती है। यह दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका। यह पहली तुर्क शासक जिसने अमीरों को इसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य किया। रजिया ने महिलाओं के परंपरागत वस्त्र पर्दा को त्याग कर पुरुषों के वस्त्र कुबह और कुलह को धारण कर दरबार में आना प्रारंभ कर दिया। रजिया ने महत्वपूर्ण पदों पर निम्न व्यक्तियों की नियुक्ति की। वजीर मुइजुद्दीन, अमीर ए आकूर यानी कि याकूत था यह, अभिषय हफ्सी था, अश्वशाला का प्रधान, भटिंडा का प्रशासक मलिक अल्तुनिया को बनाया, बदायूं का एतगीन को बनाया, अमीर शिकार बलबन को, सेना का प्रधान सैफुद्दीन ऐबक बेहतू को बनाया गया था। रजिया के समय पहला विद्रोह लाहौर के कबीर अयाज खान ने किया। दूसरा विद्रोह अल्तुनिया ने किया। याकूत की हत्या के बाद अल्तुनिया से विवाह किया। ख्वारिज्म के सूबेदार हसन कारलू ने मंगोलों के विरुद्ध रजिया से सहायता मांगी। रजिया ने मना कर दिया, बोला जी सहायता नहीं देंगे, हम आपको बुलंद शहर यानी कि बरन की आय देंगे। रजिया ने रणथंबोर और ग्वालियर पर असफल आक्रमण भी किए थे। अंततः 1240 में विद्रोहियों द्वारा पंजाब के कैथल नामक स्थान पर रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। बहराम शाह को राजा बनाया। मिनाज सिराज ने अपने ग्रंथ तबकात नाशरी में लिखा है, रजिया में योग्य शासक के सभी गुण विद्यमान थे, पर दुर्भाग्य से वह एक महिला थी। इसामीर उल जले हेग के अनुसार रजिया के पतन का मुख्य कारण क्या था? उसके याकूत से गैर प्रेम संबंध थे। मोइजुद्दीन बहराम शाह 1241 में मंगोल नेता तायर खान ने लाहौर पर आक्रमण किया। इसके शासन के बराबर अधिकार वाला नया पद नायब मुमलकात का निर्माण किया। यह एक उपसुल्तान की तरह था। पहला नायब इख्तियारुद्दीन एतगीन बना। सल्तनत में सत्ता के 3 केंद्र हो गए, सुल्तान, नायब और वजीर। बहराम शाह ने मुइजुद्दीन को अपना जो है वजीर बनाया और इसी ने बहराम शाह की हत्या कर दी। अलाउद्दीन मशहूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। इसने शासन की समस्त शक्तियां चालीसा को दे दी। इसने बलबन को अमीर हाजिब यानी कि विशेष सचिव बनाया। माना जाता है कि बलबन के राजनीतिक जीवन का प्रारंभ इसी समय हुआ था। मसूद शाह के समय ही हुआ था। मसूद शाह के समय सिखों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्सिम का नाम मिलता है। इसका नायब कुतुबुद्दीन हसन और वजीर अबू बकर था। नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पोता था। मिनाज सिराज ने अपनी रचना तबकात नासिरी इसी को समर्पित की। थोड़ा तबकात नासिरी अब याद करिए, मैंने आपको बताया था जब स्त्रोत पढ़ाए थे कि भैया घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम आपको सब चीजें समय के साथ आगे लेते हुए चलेंगे। कुल 23 अध्याय है। भाषा फारसी है, 1260 में पूरी हुई। अंग्रेजी अनुवाद H.G. रेवर्टी ने किया। इसमें भारत पर हुए मंगोल आक्रमणों का उल्लेख है। एक ही घटना की आवृत्ति बार बार हुई है। मीनान ने इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान व सुल्तान उस सलातीन कहा है। उपनाम दरवेश होता है, जिसका अर्थ संत प्रवृत्ति है। क्यों? यह कुरान की प्रतियां हाथ से लिख करके बेचता था, उसी से अपना खर्च चलाया करता था। क्या बात क्लियर हो गई? शाही महल में नहीं रह करके झोपड़ी में रहा करता था। यह कहता था कि मैं राज्य के धन को अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो राज्य का ट्रस्टी हूँ। नसीरुद्दीन महमूद ने 1247-48 में तल संधा दुर्ग के हिंदू राजाओं तलकी मलकी, ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि तलकी और मलकी जो है यह आपकी परीक्षा में आता है। मिनाज ने काव्य ग्रंथ
नासिरुद्दीन नासिरी नामा की रचना करी। 1249 में नासिरुद्दीन महमूद ने अपनी पुत्री उजैदा का विवाह बलबन से किया। नासिरुद्दीन महमूद के समय यह नायब के पद पर था, परिणामतः शासन की समझ शक्तियां इसके पास आ गई। इसे उलूग खान की उपाधि दी गई थी। क्या ये बात क्लियर? लक्ष्मी स्वागत आपका, रुचि राधे राधे, सुशीला गुड मॉर्निंग, बच्चन भाई राधे राधे, जुड़ जाइए फटाफट से। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े समय के लिए क्या मामला गड़बड़ हुआ? मामला गड़बड़ ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त बलबन जो है वह एक तरह से शासन की सर्वसत्ता सुख भोगना चाहता था। ये बात नासिरुद्दीन महमूद को पसंद नहीं आई। बोला भैया ये ऐसा कैसे हो सकता है ना, राजा तो मैं हूं, तुम्हें जितना सा पद दिया गया है तुम केवल उतना सा कार्य करो, ज्यादा तुम्हें वह करने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो कुछ समय के लिए लगभग 1253-54 ईस्वी में रेहान को नायब बनाया गया था। ठीक है, लेकिन 1254 में बलबन को ही वापस नायब का पद दे दिया गया। रेहान मूल रूप से एक भारतीय था। किरण स्वागत है मैम आपका, गुड मॉर्निंग। ठीक है, रेहान कौन था? मूल रूप से भारतीय था। देखो एक बात याद रखना, भारत के सल्तनत काल के 300 वर्षों के इतिहास में 300 वर्षों के इतिहास में दो घटनाएं ऐसी हुई जब भारतीयों ने सत्ता प्राप्ति का प्रयास किया था। बहुत अच्छे से समझना, पहला प्रयास रेयान के द्वारा किया गया और दूसरा खिलजी राजवंश में मुबारक शाह खिलजी की हत्या की थी नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने। अरे क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? किसने की थी? नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने हत्या की थी। तो उसने थोड़ा सा प्रयास किया था सत्ता को हड़पने का। तो मैं दोनों ही चीजें लिखवा दूंगा, ये बात याद रखना। लेकिन उलूग खान की उपाधि दी गई, लेकिन कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए का तात्पर्य क्या है? 1253-54 के आसपास। ईस्वी में बलबन के स्थान पर रेहान को नायब बनाया गया। किंतु 1254 ईस्वी में बलबन को ही वापस नायब बना दिया गया। ये लो सर, बीच में रेहान आता है तो मैं एक लाइन वो लिखवाऊंगा। पूनम स्वागत आपका, गुड मॉर्निंग। बीच में अगर आप लोग अनुमति दें तो एक लाइन वो लिखवाऊंगा कि सल्तनत काल के इतिहास में दो भारतीयों के द्वारा सत्ता प्राप्ति का प्रयास किया गया। पहला रेहान था, दूसरा नासिरुद्दीन खुसरो शाह था, जो मूल रूप से गुजरात का रहने वाला था। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या एक बार मुझे बताएं, क्या आप लोग तैयार हैं? नासिरुद्दीन खुसरो शाह था, ठीक है। नासिरुद्दीन खुसरो शाह था जिसने भी सत्ता प्राप्ति का प्रयास किया था। चले, बहुत अभिनंदन। तो दो तीन चीजें हमें और लिखनी है। पहली बात तो रेहान भारतीय था और चालीसा का सदस्य नहीं था। यहाँ पर नोट करके लिख लो, रेहान भारतीय था, वह चालीसा का सदस्य नहीं था। अच्छा एक बात थोड़ा सा मुझे बताओ, मैंने लिखा है चालीसा का सदस्य नहीं था,
ये चालीसा तो वही है ना जिसमें हमेशा से ही 40 सदस्य रहे थे? एक बार मुझे कमेंट कर दो फटाफट से। ये चालीसा तो वही है ना जिसमें हमेशा से ही 40 सदस्य रहे थे? अरे बोलो, बोलिए फटाफट से बोलिए। भैया चालीसा तो वही है ना जिसमें हमेशा से 40 सदस्य रहे थे, क्यों? नाम ही चालीसा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये गलत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, नाम ही चालीसा है, 40 ही तो रहे होंगे ना, तुरगाने चहलगामी। याद रखना, कभी कभी इसमें 40 से कम सदस्य भी रहे हैं। मिनाज सिराज के अनुसार इसमें 25 सदस्य भी रहे थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी, पूनम, रुचि, बहुत बढ़िया। सुशीला, बहुत बढ़िया। बस यही अलर्टनेस होनी चाहिए, यही चीज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें लिख दे रहा हूँ, कृपया करके उनको लिख लीजिए। नोट करके लिख लेंगे तो मुझे लगेगा ठीक है। नोट इधर लिख लो कोने में अपने, तो नोट। सल्तनत काल में दो भारतीयों के द्वारा सत्ता प्राप्ति का प्रयास किया गया। नंबर 1 रेहान और नंबर 2 नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह। यह शासक भी बना था। नासिरुद्दीन खुसरो कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा था, लेकिन यह कहीं कि साहब पूरी की पूरी सत्ता जो है वह नासिरुद्दीन खुसरो के पास आ गई थी, तो मुझे लगता है कि वह उचित नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? ये कहना कि पूरी की पूरी सत्ता जो है वह नासिरुद्दीन खुसरो के पास आ गई थी, यह सही नहीं होगा। तो दो भारतीय ऐसे थे जिन्होंने सत्ता प्राप्ति का प्रयास किया। पहला रेहान था, रेहान तो असफल रहा, क्योंकि बलबन इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि बलबन के सामने रेहान जो है वह टिक ही नहीं पाया और रेहान को गद्दी से हटा दिया गया। क्या बात क्लियर हो गई? अब देखो, रेहान चालीसा का सदस्य नहीं था, फिर भी नायब बना। तो क्या यहाँ पर भी एक प्रश्न बनेगा क्या कि नायब ए मुमलकात जो है वह व्यक्ति भी बन सकता था जो चालीसा का सदस्य नहीं था? अरे हाँ या ना का जवाब दीजिए। हाँ या ना का जवाब दीजिए। नायब जो है वह व्यक्ति भी बन सकता था जो चालीसा का सदस्य नहीं था। ये बात याद रखना, ठीक है? तो यहीं पर मैं दूसरा नोट डाल रहा हूं। नायब नायब वह व्यक्ति भी बन सकता था जो चालीसा का सदस्य नहीं था, नहीं होता था, नहीं होता था। भैया अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये जो मैंने लिखवाई है। आपके एग्जाम में यही तो पूछा जाता है और फिर हम अगले बगले झांकते हैं। ठीक है ना? बस थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो चीजें जो है वह बहुत ही सरल हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रश्न जब आपके एग्जाम में पूछा जाए उस पर एनालिसिस करने की आदत डालिए, इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। ठीक है ना? मूल्यांकन टेस्ट सीरीज यार 10 टेस्ट पेपर मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, आप सोचें एक बार। 10 टेस्ट पेपर और शुल्क नाम मात्र का है।
आप फ्री वाला जो टेस्ट पेपर है एक बार वो दे करके देखिए, आपको पता लगेगा, है ना। एनालिसिस करना आना चाहिए, विषय की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है। ठीक है, तो रेहान चालीसा का सदस्य नहीं था, फिर भी नायक बना। अब यहाँ पर दूसरी बात यह समझे, इसामी क्या लिखता है। इसामी लिखता है किसके बारे में, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में, कि वह इतना साधा व्यक्ति था कि सुल्तान बिना तुर्की सरदारों की आज्ञा के ना तो हाथ पैर हिलाता था, यानी कि जब तक तुर्की सरदार आदेश नहीं देंगे, आज्ञा नहीं देंगे, सुल्तान हाथ पैर भी नहीं हिलाया करता था। ना वह पानी पिया करता था, ना ही वह सोता था। सुल्तान महल में रहता था और बलबंद शासन करता था। लिखिए, इसामी ने नासिरुद्दीन महमूद व बलबन के संदर्भ में लिखा है कि सुल्तान, सुल्तान यानी कि नासिरुद्दीन महमूद बिना तुर्की सरदारों के, बिना तुर्की सरदारों की आज्ञा के, बिना तुर्की सरदारों की आज्ञा के ना तो हाथ पैर हिलाता था, ना तो हाथ पैर हिलाता था, यानी कि वह हाथ पैर भी बिना इसके नहीं हिलाता था, ना ही पानी पीता था और ना ही सोता था, ना ही पानी पीता था और ना ही सोता था, यानी कि वो सोता भी नहीं था, पानी भी नहीं पीता था, ना ही पानी पीता था और ना ही सोता था। ठीक है, सुल्तान महल में रहता था और बलबन शासन करता था। सुल्तान महल में रहता था और और बलबन शासन करता था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बलबन जो है वह कितना ज्यादा पावरफुल हो गया था। ठीक है ना, बलबन इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका था कि अगर मुझे भविष्य में शासन करना है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुर्गान चहलगामी को खत्म करना पड़ेगा। ये बात याद रखना, क्योंकि वह तुर्गान चहलगामी या चालीसा जो है उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा चुका था कि नासिरुद्दीन महमूद जो है उनके बिना हाथ पैर नहीं हिला सकता था। ये जो बातें बता रहा हूं ना, ये 10 मिनट बाद हमारे बहुत काम आएगी। ठीक है ना, ये बात याद रखना। हम नासिरुद्दीन महमूद ने इसामी को मुख्य काजी बनाया, लेकिन इसामी से बीच में मतभेद हो गए। नासिरुद्दीन महमूद के मतभेद बहुत ज्यादा हुए, रेहान से भी हुए, बलबन से भी हुए, इसामी से भी हुए। तो इसको कुछ समय के लिए हटाया गया इसामी को मुख्य काजी के पद से और शमशुद्दीन बहराइची को काजी बनाया गया था। तो लिखिए, नासिरुद्दीन महमूद ने इसामी को मुख्य काजी बनाया, किंतु कुछ समय के लिए शमशुद्दीन बहराइची, कुछ समय
लिए शमसुद्दीन बहराइची को काजी बनाया। यानी कि पहले तो इसामी जो है वह काजी बना और फिर कुछ समय के लिए विवाद हुआ तो इसामी को पद से हटाया और इसामी को पद से हटा करके शमसुद्दीन बहराइची जो बहराइच उत्तर प्रदेश का रहने वाला था उसे काजी बनाया। नासिरुद्दीन महमूद के समय ही 1258 ईस्वी में मंगोल नेता चंगेज खान का पोता था हलाकू खान, ठीक है, उसने बगदाद के खलीफा की हत्या कर दी और खिलाफत को नष्ट कर दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं। नासिरुद्दीन महमूद के समय ही 1258 ईस्वी में मंगोल नेता खान के पुत्र हलाकू खान ने बगदाद के खलीफा की हत्या कर दी, वह खिलाफत का अंत कर दिया। खिलाफत का अंत कर दिया। हलाकू खान ने बगदाद की खलीफा की हत्या कर दी, खिलाफत का अंत कर दिया। घटना कब की है जी? 1258 ईस्वी की है। तो खिलाफत का अंत कब किया गया था? 1258 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हलाकू खान के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1265 ईस्वी में इस नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। लिख लो। लिख लीजिए, यहां तक लिख लिया? हाँ या ना का जवाब साझा करिएगा। चलिए, अब सिंहासन पर बैठता है द ग्रेट वन इन ओनली गयासुद्दीन बलबन। भाई साहब, क्या कहूं मैं बलबन के बारे में। थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार मार्केट में हुआ क्या था। बलबन के गद्दी पर बैठने के पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। नाम आता है गयासुद्दीन बलबन। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1265 में होती है। उसके बाद यह गद्दी पर बैठा और लगभग 1287 ईस्वी तक गद्दी पर रहा।
देखो मामला क्या है, नासिरुद्दीन महमूद कभी ये नहीं चाहता था कि बलबन जो है वह गद्दी पर बैठे। क्या ये बात क्लियर हो गई? माफी चाहूंगा। नासिरुद्दीन महमूद बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि बलबन गद्दी पर बैठे, बल्कि वह बलबन की जगह बलबन के भाई किसलू खान को गद्दी पर बैठाना चाहता था। किसको गद्दी पर बैठाना चाहता था? किसलू खान। यह कौन था जी? ये बलबन का भाई था। तो यह तय हो चुका था नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद में, जब उसकी अंतिम नमाज अदा की गई तो किसलू खान का राज्याभिषेक का समय आया। बलबन किसलू खान से मिलने के लिए गया कि भाई किसलू खान, मेरा भाई है तू, है ना, और गाना गाया, मेरा भाई है ना, वो वाला गाना गाया। किसलू खान की आंखों में आंसू आ गए। किसलू खान ने बोला, बताओ भाईजान, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अब भाईजान बलवन भाई तो यही चाहता था कि किसलू खान को हटाया जाए और मैं गद्दी पर बैठूं। बलवन ने तुरूप का इक्का फेंका और कहा, देखो भाई किसलू, तुम मेरे अजीज भाई हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और तुम्हें हाथी बहुत प्यारा है। सुनिएगा, हाथी, तो एक बहुत सुंदर सुशील हाथी वह लेकर आया था बलवन। बलवन ने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए हाथी लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? हाथी लेकर आया हूं। किसलू खान उस हाथी को देख करके पागल हो गया, बबावरा हो गया। ठीक है साहब, अब मामला गड़बड़ यहीं पर हो गया। किसलू खान का जो लोभ और लालच था, उसने हजारों 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 वर्ग मील के भारत की भूमि को छोड़ करके एक हाथी को उसने ज्यादा महत्व दिया। तो एक हाथी और नागौर की एक छोटी सी जागीर जो है वह किसलू खान को दी, और बलबन जो है वह किसलू खान की जगह गद्दी पर बैठा। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? आया ना का जवाब दीजिए। तो किसलू खान को गद्दी पर बैठना था, लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। तो मेरे दोस्त, किसलू खान की जगह बलबन गद्दी पर बैठा। क्यों बैठा? केवल एक हाथी और नागौर के बदले। इसीलिए लिखा जाता है कि बलबन के भाई किसलू खान ने एक हाथी व नागौर की जागीर के बदले सत्ता या सिंहासन की दावेदारी त्याग दी थी। तो लिखिए, कभी पढ़ी आपने ये बात? बलबन के भाई किसलू खान ने एक हाथी व नागौर की की जागीर के बदले सत्ता की दावेदारी त्याग दी। लो साहब, किसलू खान। तो सल्तनत कालीन भारत के इतिहास में कुछ ऐसी भी घटना हुई है कि एक छोटे से लालच के चक्कर में एक बड़ा जो माल है, पूरे भारत की सत्ता है, वह हाथ से निकाल दी गई है। अब बलबन के बारे में इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो बलबन, देखिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं बलबन। कुछ बातें पढ़िएगा कि बलबन का मूल नाम क्या था। कहा जाता है बलबन का मूल नाम था बाहुद्दीन। क्या नाम था? बाहुद्दीन इसका मूल नाम था। इसे प्रेम से बाहू बाहू कह करके बुलाया करते थे। जैसे बाहुबली में प्रभास को नहीं बुलाया जाता था बाहू बाहू, इसी तरह से बलबन को बाहू बाहू कर करके बुलाया करता था। इसने कुछ उपाधियां धारण करी। उन उपाधियों के बारे में जरूर पढ़िए, विशेष तौर पर इतिहास विषय के संदर्भ में। पहली तो उलूग खान उपाधि नंबर 1,
उलूग खान। इसका अर्थ होता है सर्वोच्च खान। दूसरा, इसने क्या कहा, इसने गद्दी पर बैठते ही कहा कि देखो दरबारियों, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम में से कोई उठा हुआ साधारण व्यक्ति नहीं हूं ना। आई एम नॉट अ कॉमन मैन फ्रॉम योवर्स, मैं तुम्हारे में से कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं इस संसार पे अब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, नियाबत एक खुदाई हूं। हाँ 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 भाई साहब गजब। क्या कहा, मैं कौन हूं, मैं नियाबत एक खुदाई हूं, यानी कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे काम करने के लिए आया हूं ना, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं, मैं तो आप यही मान के चलो कि मैं इस धरती पर ईश्वर का ही एक रूप हूं, ईश्वर की ही छाया हूं, जिल इलाही हूं। क्या हूं, याद रखिएगा, जिल ए इलाही हूं, शेडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। दिल ए इलाही, ईश्वर की छाया हूं, यानी कि अपने आप को इसने बहुत बड़ा दिखाया। बहुत बड़ा क्यों दिखाया वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसी के कुछ अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं। अभी मैंने 5-7 मिनट पहले एक बात कही थी कि बलबन इस बात को बहुत अच्छी तरह से आंक चुका था कि अगर चालीसा साम्राज्य का हिस्सा रहेगी, प्रशासन का हिस्सा रहेगी, तो मैं बहुत अच्छे से शासन नहीं चला पाऊंगा। इसने उन चालीसा के सदस्य तुर्क अमीरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। किसी तुर्क अमीर को यह अपने घर पर बुलाता और खाने में जहर मिला करके मार देता। किसी तुर्क अमीर को यह अपने साथ घुमाने लेकर के जाता, ले आओ चलो आज हम गार्डन में चलते हैं, भ्रमण कर करके आएंगे। तो उस गार्डन में ले जा करके वहां पर अपने सैनिकों के माध्यम से हत्या करवा करके वहीं पर उसकी कब्र बना देता। किसी से कहता लो आओ आज शिकार खेलने चलेंगे, तो शिकार खेलने ले जाता और वहां पर शिकार को बाद में उस अमीर को जो है वह शिकार कर लेता। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे खुफिया कातिल कहा है। खुफिया कातिल क्यों कहा है, क्योंकि इसने तुर्गान चहलगामी का दमन किया था। नंबर 1 लिखिएगा, खुफिया कातिल। चालीसा का दमन करने हेतु तुर्गान चहलगामी को इसने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ठीक है, एक गढ़मुक्तेश्वर शिलालेख है, गढ़मुक्तेश्वर शिलालेख थोड़ा सा याद रखिएगा। उसमें से कहा गया कि खलीफा तो नहीं रहा, लेकिन मैं इस दुनिया में खलीफा की तरह ही हूं, खलीफा का सहायक, असिस्टेंट ऑफ द खलीफा। तो लिखिए, खलीफा का सहायक, खलीफा का सहायक, गढ़ मुक्तेश्वर शिलालेख। इसने अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें कही कि भाई हाँ हम है ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं, अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारा कोई कल्याण ही नहीं कर सकता। मैं कौन हूं, नायक हूं, मैं नायक नहीं खलनायक हूं। इसने कहा मैं गद्दी पर बैठ गया हूं और मेरे प्यारे बच्चों,
आम आदमी से कहा, जनता से कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा कोई शोषण नहीं करेगा, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो जनता का पिता, जनता का पिता, और इसे ही कहा जाता है सुल्तान उस सलातीन। सुल्तान उस सलातीन, लिख लो, सुल्तान उस सलातीन। ठीक है, 1276 एक नाम और लिख लेते हैं। विष्णु का अवतार कहा जाता है इसे, है ना, भगवान विष्णु का अवतार। मूल रूप से 1276 ईस्वी का दिल्ली में एक अभिलेख में प्राप्त हुआ है, जिसे कहा जाता है पालम बाउली शिलालेख। पालम, दिल्ली के पालम से प्राप्त हुआ है, वहां पर लगा हुआ है यह। योगेश्वर पंडित ने लिखा था यह, और लिखा है कि यह बलवन कोई और नहीं है, इस धरती पर भगवान विष्णु का ही अवतार है। बलवन भगवान विष्णु के अधूरे कार्यों को संपन्न कर रहा है। भाई साहब, ओहो, बातें देखो बलवन के बारे में क्या लिखा गया है। तो 1276 ईस्वी के ईस्वी के दिल्ली से प्राप्त पालम बाउनी शिलालेख, इसके रचनाकार योगेश्वर पंडित, रचनाकार योगेश्वर पंडित। पालम बाउनी शिलालेख में बलवन के बारे में लिखा गया है कि बलवन के बारे में लिखा गया है कि यह भगवान विष्णु के अधूरे कार्यों को पूरा कर रहा है। भगवान विष्णु के अधूरे कार्यों को पूरा कर रहा है, अर्थात यह भगवान विष्णु का अवतार है। अर्थात यह भगवान विष्णु का अवतार है। अब तक हमने 8-9 सुल्तानों के बारे में पढ़ा। क्या किसी भी सुल्तान ने इस तरह की बड़ी बड़ी बातें लिखवाई क्या अपने बारे में? सर, किसी ने भी नहीं लिखवाई। बलवन जो है वह पहला राजा हुआ जिसने बारे में लिखा गया कि भगवान विष्णु का अवतार। अब यहाँ पर बहुत बड़े विवाद होते हैं, तो विवाद का एक मुख्य कारण यह माना जाता है कि बलवन और योगेश्वर पंडित में क्या संबंध था। क्या इस पालम बाउली शिलालेख को लिखने वाला वास्तव में ही योगेश पंडित था क्या? पालन बाउली, बाउली है, बाउनी नहीं है, इट्स अ बावली। पालन बाउली शिलालेख, मेरी बात समझे मैंने क्या कहा?
क्या इस शिलालेख को लिखने वाला वास्तव में ही योगेश्वर पंडित था? प्रश्नवाचक चिन्ह। या बलबन ने किसी व्यक्ति को उसका नाम बदल करके शिलालेख लिखने की अनुमति दी थी ताकि हिंदुओं के मध्य भी बलबन का प्रभाव स्थापित हो सके? क्या ये बात समझ में आ गई क्या? बात छोटी है पर बड़ी गहरी है ना? अब इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया। अब थोड़ा सा बलबन का और भविष्य भूतकाल देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बलबन कौन था। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने बलबन को 1232 ईस्वी में दिल्ली के दास बाजार से खरीदा था। कहां से खरीदा? दिल्ली के दास बाजार से खरीदा। एक छोटा सा गुलाम था यह। अब कोई काम तो दिया जाए, खरीद कर को लेकर आ गए, लेकिन कुछ काम तो दें इसको। तो इसे बिस्ती का कार्य दिया, बिस्ती या सक्का जो होता है उसका कार्य दिया गया। अब आप कहोगे सर बिस्ती क्या होता है? बिस्ती वो होता है जो पानी पिलाने का काम करता है खेतों में, है ना, गार्डन में, उसे बिस्ती कहा जाता है। ठीक है, जो पानी पिलाने का काम करता है। तो कुछ चीजें जो इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है, इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में बलबन को दिल्ली के दास बाजार से खरीदा व सक्का या बिस्ती का कार्य दिया। तो इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में बलबन को दिल्ली के दास बाजार से खरीदा और सक्का यानी कि बिस्ती का काम उसको दिया था। भाई तुमको इसने ही तो एक काम करो, खेतों को पानी ही पिलाओ। ठीक है, अब बलबन के बारे में समझिए सर। बलबन एक गुलाम था, खरीदा गया। कहां से खरीदा गया? तो मेरे दोस्त समझिएगा, विचार करिए एक बार। व्यक्ति की किस्मत में जहां पर लिखा हुआ हो वो वहां पर जाता ही है। बलबन दास, दास के तौर पर यह पहला काम क्या करता है? नंबर 1, ये सक्का बन जाता है जिसे हम बिस्ती कहते हैं। मूल रूप से पानी पिलाने का काम इसका होता है। व्यक्ति की किस्मत जागी। इसके बाद यह बना खासथार यानी कि अंग रक्षकों का प्रधान। खास तार अंग रक्षकों का प्रधान। ठीक है, फिर इसके बाद ये बनता है चालीसा का सदस्य। अब ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है कि बताओ, क्या बलबन चालीसा का सदस्य था? बिल्कुल था सर, लिखिए चालीसा का सदस्य बना। तुर्गा ने चहलगामी, ठीक है, चालीसा। चालीसा, चालीसा बड़ी आएगी छोटी आएगी मात्रा? चालीसा बड़ी मात्रा आई, यहाँ पे छोटी लगा दी, इसको बड़ा कर। बलबन क्या बना? चालीसा का सदस्य बना। चालीसा के सदस्य के बाद बलबन जो है वो यहीं पर नहीं रुका मेरे प्यारे साथियों। बलबन आगे बढ़ता है और अपना प्रभाव जो है वह स्थापित करता है। ठीक है, किस रूप में करता है? मलिक बना। क्या बना? यह मलिक बना। ठीक है, चलिए लिखिए मलिक। मलिक के बाद खान, ये सब सेना के पद होते हैं। ठीक है, क्या बना? यह मलिक बना।
मलिक के बाद खान बना, खान के बाद नायब बना, और किसलू खान को हाथी और नागौर की जागीर देकर के क्या बन गया? सुल्तान बन गया। तो बलबन कुल 7 पदों पर रहा। कितने पदों पर रहा बलबन? कुल 7 पदों पर रहता है। सक्का बिस्ती, फिर काजदार, फिर चालीसा का सदस्य बना, फिर मलिक बना, फिर खान बना, फिर नायब बना, और फिर बन गया सुल्तान। ठीक है, अपने आप में काफी ज्यादा संघर्ष किए और फिर व्यक्ति इस पद पर पहुंचा। इसीलिए जियाउद्दीन बरनी लिखता है, क्या लिखता है कि बलबन मलिक से खान, खान से सुल्तान बना, प्रकृति ने बलबन के लिए राजसी वस्त्र सिले थे। मैं एक बात कहना चाहूंगा बलबन की इससे संघर्ष से, कि हम किसी एग्जाम में असफल हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? हम हार मान जाते हैं, हम फेल जाते हैं कि साहब हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो असफल हो गए, हम तो फेल हो गए, हम तो ये हो गए वो हो गए। ऐसा मत सोचो। ऐसा अगर सोचोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बन पाएंगे। इसीलिए जियाउद्दीन बरनी का कथन याद रखिएगा, जो वह लिखता है कि बलबन मलिक से खान और खान से सुल्तान बना, प्रकृति ने बलबन के लिए राजसी वस्त्र सिले थे। तो लिखिए, यहीं पर लिख लो इस लाइन को। बरनी ने बलबन के बारे में कहा कि बलबन मलिक से खान, मलिक से खान वह खान से सुल्तान बना। प्रकृति ने बलबन के लिए राजसी वस्त्र सिले थे। सर बहुत सीखने को मिलता है। जो कहते हैं कि इतिहास हमें कुछ नहीं सिखा था, ये उनके लिए है कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ तक कि मैं मिल रहा हूं आपसे। लिख लिया? चले साहब, कुछ बातें बलबन के समय की राजनीति को देखते हैं। हेडिंग डालिए राजनीति।
देखो, बलबन के समय कुछ विद्रोह हुए और बलबन ने उनका सफलतापूर्वक दमन किया। जैसे 1267 ईस्वी में मेव विद्रोह का दमन किया। नंबर 1, 1267 ईस्वी में बलबन ने मेव विद्रोह का दमन किया। ठीक है, पहला मेव विद्रोह। इसके समय अवध और दोहाब में विद्रोह हुआ, बलबन ने इनका भी दमन किया। अवध, दोहाब क्षेत्र वह एक जगह आती है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ती है, कटेहर। उस विद्रोह का दमन भी इसने ही किया। कटेहर विद्रोह का भी दमन किया। अवध, दोहाब और कटेहर। ठीक है, अब इसके बाद बंगाल में एक विद्रोही था, नाम था तुगरिल खान। उसने बंगाल में विद्रोह कर दिया 1275 ईस्वी में। 1275 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खान का विद्रोह। बंगाल में तुगरिल खान तुगरिल खान का विद्रोह। अब साहब इस थोड़े से तुगरिल खान को समझने की कोशिश करिए। तुगरिल खान ने किस तरह से विद्रोह किया। मूल रूप से इस तुगरिल खान ने जो है वह सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करी और कहा कि बलबन कौन होता है जो मेरे ऊपर शासन करेगा, मैं खुद ही राजा हूं और मेरा नाम सुल्तान मुगीसुद्दीन है। मूल रूप से यह तुगरिल खान बलबन का दास था, बलबन का गुलाम था, और इसके द्वारा विद्रोह करना किसी सुल्तान के दास का पहला विद्रोह था। आज दिन तक हमने नहीं देखा किसी गुलाम के द्वारा विद्रोह करते हुए। यह सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करता है और विद्रोह कर देता है। तो सबसे पहले तुगरिल खान के बारे में पढ़ो कि आखिरकार यह कबूतर था कौन। यह बलबन का दास था जिसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया। बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया। यह अब तक का, यह किसी दास के द्वारा, किसी दास के द्वारा किया गया पहला विद्रोह था।
ये बात समझ में आई, यानी कि इसके पहले किसी गुलाम के द्वारा विद्रोह नहीं किया गया था। यह पहला ऐसा अवसर था जब किसी गुलाम ने विद्रोह किया था। सुल्तान मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण करता है और कहता है बलबन कौन है, मैं राजा हूं, आई एम द किंग हु इज बलबन। कोई बलबन नहीं है मेरे सामने, मैं ही राजा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही माई बाप हूं। क्या बात क्लियर हो गई? अब मेरे प्यारे साथियों, मामला यहाँ पर कुछ ऐसा रहा कि इसके दमन हेतु बलबन ने अवध का इख्तियार था अमीन खान, जिसको एतगीन खान भी कहा जाता था, उसे भेजा। लेकिन यह एतगीन खान या अमीन खान असफल रहा। तब बलबन ने इसे अयोध्या के फाटक, फाटक का मतलब होता है दरवाजा, उस पर लटका दिया। क्या बात क्लियर हो गई? तो लिखिए, तुगरिल के विद्रोह के दमन हेतु, तुगरिल के विद्रोह के दमन हेतु बलबन ने सर्वप्रथम अवध, यह अवध जो है यही अयोध्या कहलाता है, आपको पता ही है। ये तो अयोध्या के इख्तियार अमीन खान या एतगीन खान को भेजा, किंतु यह असफल रहा। किंतु यह असफल रहा। इसके बाद बलबन ने इसे अयोध्या के फाटक, जिसे हम कह सकते हैं दरवाजे, पर लटका दिया। ये लो भाई साहब, दरवाजे पर लटका दिया। अब आपको क्या लगता है कि दरवाजे पर लटका करके इसकी पूजा वूजा की गई होगी क्या? ना, दरवाजे पर लटका करके जो है इसके ऊपर एक तरह से कहा जाए अत्याचार किए गए होंगे। इसके नाखून जो है अलग कर लिए गए होंगे, इसके मुंह में हाथ डाल करके जबान हलक से अलग कर ली गई होगी। इस तरह से इसके लिए कार्य किया गया था, तो इसको अयोध्या के फाटक से लटका दिया। अब साहब, यह तुगरिल खान का विद्रोह एक तरह से सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है सल्तनत काल का। इसके बाद बलबन ने बहादुर खान को भेजा, लेकिन यह भी असफल रहा। के बाद बलबन ने बहादुर खान को भेजा, किंतु यह भी असफल। अब आप सोचो, एक गुलाम जो है जिसका नाम इतिहास में आता है तुगरिल खान, वह कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि अयोध्या के इख्तियार अमीन खान को हरा दिया, बहादुर खान को हरा दिया। अब इसके बाद 1280-81 में बलबन ने स्वयं बंगाल विद्रोह करने के लिए गया। अब बलबन के आने की खबर सुनी किसने? तुगरिल खान ने। ये भाई साहब भाग गया, भाग करके पहुंचा जाजनगर उड़ीसा में, वहां के जंगलों में छिप गया।
तो मुक्तादीर और अली ने तुगरिल खान को मार दिया, इसलिए बलबन ने मुक्तादीर को तुगरिलकस की उपाधि प्रदान करी थी। क्या बात क्लियर हो गई? इसके बाद अब बलबन ने स्वयं बंगाल जाकर बंगाल जाकर तुगरिल खान के के दमन की योजना बनाई। दमन की बंगाल स्वयं बंगाल जाकर तुगरिल खान के दमन करना। स्वयं बलबन ने स्वयं बंगाल जाकर तुगरिल खान का दमन करने का निश्चय किया। बलबन स्वयं बंगाल जाकर तुगरिल खान के का दमन करना तय किया। लाइन जमी नहीं ना। अब बलबन ने स्वयं बंगाल जाकर तुगरिल खान का दमन करना तय किया या निश्चित किया। निश्चित किया। बलबन के आने की खबर सुनकर बलबन के आने की खबर सुनकर यह जाजनगर उड़ीसा के जंगलों में छिप गया। भाग गया ये। ठीक है। मुक्तादीर और अली ने तुगरिल खान को मार दिया। बलबन के सेनापति के सेनापतियों मुक्तादीर व अली ने इसे ढूंढकर मार दिया। अली ने इसे ढूंढकर मार दिया। बलबन ने मुक्तादीर को तुगरिलस तुगरिलस शब्द थोड़ा सा अटपटा है पर आपको याद रखना चाहिए। तुगरिल कश कश आएगा। कश तुगरिला कश की उपाधि प्रधान की। ठीक है, लिख लो। इस प्रकार बलबन ने बलबन ने बंगाल जाकर
तुगरिल खान के विद्रोह का दमन किया। वाह। अब इसका एक बेटा था बुगरा खान। बुगरा खान को बंगाल का प्रशासक बनाया और प्रशासक बनाते समय उसे सलाह दी कि भैया किसानों को अनुचित कार्यों से बचाना है। दमन किया हुआ अपने पुत्र बुगरा खान को बंगाल का प्रशासक बनाया और साथ ही सलाह दी कि प्रशासक बनाया वह साथ ही सलाह दी कि यहाँ के किसानों को गलत कार्य करने से रोको। सलाह दी कि यहाँ के किसानों को गलत कार्य करने से रोकी। लो सर, लिख लिया। तो ये था बंगाल में तुगरिल खान का विद्रोह। अपने आप में कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय रहा, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय रहा। एक ऐसा विद्रोह था तुगरिल खान का। हेलो हेलो, बच्चन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लगता है गलती से गलती हो गई, कोई बात नहीं है। फाटक पर किसने लटकाया? फाटक पर किसने लटकाया मेरे दोस्त? तुगरिल खान के विद्रोह के दमन हेतु बलबन ने अयोध्या के इक्तादार अमीन खान को भेजा। यह सफल रहा। इसके बाद बलबन ने इसे फाटक पर लटकाया। लिखा तो है मेरे दोस्त, ये लिखना ना बलबन। देखो यहां पर आदरणीय बच्चन भाई, पूरी लाइन पढ़ें। बलबन ने इसे फाटक पर लटकाया। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बलबन इसे लटकाने के लिए खुद गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? नहीं, बलबन राजा है यार। हाँ बलबन क्या है मेरे दोस्त? राजा है। बलबन इसे लटकाने के लिए नहीं गया, उसने अपने सैनिकों को बोल दिया कि भैया लटका दो। ठीक है, आज हम कहते हैं कि साहब एक बुलेट ट्रेन है जो बन रही है, अब मोदी जी उद्घाटन करेंगे, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मोदी जी ने बुलेट ट्रेन बनाई है। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या मोदी जी ने आदेश दिया है कि भैया सुनो, आपको इस तरह का काम करना है। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चन भाई? सर फाटक पर लटकाने के बाद और कुछ बाद में लिखवाया था, इसलिए फाटक पर लटकाने के बाद और कुछ बाद में लिखवाया था। एक मिनट में पढ़ लेता हूँ, हो सकता है गलत लिखवा दिया हो मैंने। तुगरिल के विद्रोह के दमन है तो बलबन ने अयोध्या के इक़्तिदार अमीन खान यकीन खान को भेजा, किंतु यह असफल रहा। इसके बाद बलबन ने इसे अयोध्या के फाटक पर लटका दिया। बलबन ने अमीन खान को, ऐसा लिख लो, ये लो मेरे दोस्त, बलबन ने अमीन खान को, बलबन ने अमीन खान को, अब ठीक है, अयोध्या के फाटक या दरवाजे पर लटका दिया। अब ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद बलबन ने बहादुर खान को भेजा, किंतु यह भी असफल रहा। सही है। अब बलबन ने स्वयं बंगाल जाकर तुगरिल खान का दमन करना निश्चित किया। बलबन के आने की खबर सुनकर के यह जाजनगर उड़ीसा के जंगलों में छिप गया। बलबन के सेनापतियों मुक्ताद्वीर और अली ने इसे ढूंढकर मार दिया। बलबन ने मुक्ताद्वीर को तुगरिलस की उपाधि प्रदान करी।
इस प्रकार बलबन ने बंगाल जाकर तुगरेल खान के विद्रोह का दमन किया, अपने पुत्र बुगरा खान को बंगाल का प्रशासक बनाया, साथ ही सलाह दी कि किसानों को गलत कार्य करने से रोके। अब सही है बच्चन भाई, अमीन खान को जो है वह अयोध्या के फाटक पर लटकाया। यहां तक सभी के क्लियर हो गई हो तो और समझिए। अब साहब बदायूं, हम ऐसा कह सकते हैं कि सल्तनत काल की सबसे बड़ी इख्ता थी बदायूं। बदायूं का प्रशासक था बकनक खान। वो थोड़ा सा उछल कूद कर रहा था जी, है ना। बलबन के खिलाफ उछल कूद कर रहा था बकनक खान। बलबन को पता चला, बलबन ने तुरंत सूचना दी, ठीक है, कि बकनक खान को कोड़ों से पिटवाया जाए। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आया हुआ है। तो नंबर ये हो गया कितना, 4 हो गया ना अपना। एक मिनट, 3 ही हुआ है ना, 3 हो गया। नंबर 4 पे हम लिखेंगे, लिखे नंबर 4। बलबन ने बदायूं के इख्तादार बकनक खान को कोड़ों से पिटवाया। बहुत साधारण चीजें थी सर ये, पहले बहुत ही ज्यादा साधारण। कोड़े से पिटवा देना, मार देना, है ना, हाथियों के पैरों के तले दबला देना, ये सब चीज। अब हम अगर हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ना चाहें तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगी। तो एक टाइटल यहां पर डालिए, बलबन की मंगोल नीति। बलबन की मंगोल नीति। यहां से आपकी परीक्षा में पूरी पूरी संभावना होती है कि साहब एक सवाल जो है वह जरूर आए। क्या बात क्लियर हो गई? पूरी पूरी 100% संभावना होती है एक सवाल आने की। मूल रूप से बलबन की जो मंगोल नीति थी यह शक्ति और कूटनीति पर आधारित थी। अब आप कहोगे क्या शक्ति? बोला जी, अगर मंगोल नहीं मान रहे हैं तो हम उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, हम ताकत के साथ, हम सैनिकों के माध्यम से उनसे संघर्ष करेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे। अगर फिर भी नहीं मान रहे हैं तो आस पड़ोस के लोगों की मदद लेंगे, मतलब राजाओं की मदद लेंगे, कूटनीतिक प्रयास करेंगे, उनको उन्हीं के सुरक्षा घेरे में फंसा देंगे। तो यह नीति शक्ति व कूटनीति पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? शक्ति और कूटनीति पर आधारित थी, पहली बड़ी बात। जैसे जब हम पढ़ते हैं ना, अकबर पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे, तो अकबर की राजपूत नीति पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि अकबर की राजपूत नीति जो है वह दमन और समझौते पर आधारित थी। बलबन ने क्या किया, उत्तर पश्चिमी जो सीमांत प्रांत है इसकी मंगोलों से सुरक्षा हेतु इसे 2 भागों में बांट दिया। देखिए, बलबन ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को मंगोलों से सुरक्षा हेतु सुरक्षा हेतु हेतु
दो भागों में बांट दिया। अब इसको थोड़ा सा एक बार भारत के नक्शे के साथ समझो। ये हमारा प्यारा भारत, ये लो सर। अगर इस प्यारे भारत में समझोगे तो उत्तर है और ये पश्चिम है। तो ये वाला जो भूभाग है ना, इसको उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत कहते थे, क्योंकि मंगोल जो है वह सामान्यतः यहीं से आया करते थे। ठीक है ना। तो इसको इसने दो भागों में बांट दिया। ये मंगोलों के आगमन का एक रूप था कि भाई हाँ मंगोल कहाँ से आएंगे जी, तो मंगोल यहीं से आएंगे। ये तय रूट था एक तरह से देखा जाए तो। क्या बात क्लियर होगी? एक तरह से इनका मार्ग था कि हाँ यह मंगोल जो है वो इसी मार्ग से आएंगे। अब साहब ये दो भागों में बांटा, तो यह दो भाग कौन कौन से थे यह आपको एक बार समझ में आना चाहिए। जैसे सबसे पहले मुल्तान, लाहौर और सिंध, इसमें बांटा। तो नंबर 1 पहला भाग था मुल्तान, लाहौर व सिंध, ये पहला भाग। और जो दूसरा भाग बांटा उसमें सनम, सुनामा और उच्च था। सनम, सुनामा प्लस उच्च। सनम, सुनामा और उच्च। पर दोस्त ये जो पहला भाग था इसका प्रशासक बना बड़ा पुत्र मोहम्मद खान या मुहम्मद खान, एक ही बात है। मुहम्मद खान। अब यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये बड़ा पुत्र मेरा वाला बड़ा पुत्र नहीं है, ये बड़ा पुत्र बलबन का है। मैं कल से आप कह दो सर ये आपका बेटा है क्या, ना भाई ये मेरा बेटा नहीं है, ये बलबन का बड़ा पुत्र है। और सनम और सुनामा और उच्च का जो प्रशासक बनाया, ये बनाया छोटे पुत्र बुगरा खान को। प्रशासक किसे बनाया था? इसका छोटा पुत्र था बुगरा खान। छोटा पुत्र बुगरा खान। अब एक बार आप मुझे जवाब दीजिए ईमानदारी से, केवल नंबर लिख दीजिएगा जिसमें मैं समझ जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि मंगोलों के आक्रमण का सर्वाधिक भय पहले वाले भाग यानी कि मुल्तान, लाहौर और सिंध को है, या मंगोलों के आक्रमण का सर्वाधिक भय जो है वह दूसरे वाले भाग सनम, सुनामा और उच्च को है? आपको क्या लगता है? एक बार जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है, 1 नंबर या 2 नंबर? कहां पर सबसे ज्यादा हमला होगा? 1 नंबर या 2 नंबर? मुल्तान, लाहौर, सिंध या सनम, सुनामा और उच्च? देखो, अगर इतिहास विषय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ही विद्यार्थी ने जवाब दिया, हमारे प्यारे साथी बच्चन भाई। दूसरे कहाँ हो भाई, बताओ। अरे दूसरे भी तो जवाब दो, कुछ तो बोलो। गलत बोलेंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप और हम यहाँ पर पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, हम और आप यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम में से किसी को भी कुछ नहीं आता, आप तो ये मान के चलो, तभी बोल पाओगे। कल से आप लेक्चरर बन जाएंगे, ठीक है। और लेक्चरर बनने के बाद अगर स्कूल में आपको कुछ करवाना होगा तो फिर आप क्या कहेंगे, सर मैं तो नहीं बोल पाऊंगा जी। ऐसे काम नहीं चलता, बोलना पड़ेगा। सबसे ज्यादा खतरे का भय था पहले नंबर यानी कि मुल्तान, लाहौर और सिंध पर। स्वाभाविक बात है, सबसे केंद्र बिंदु यही है। नाम भी आपने इनके पहले सुने होंगे, इनका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, सनम, सुनामा और उच्च का। अब यहाँ पर क्या हुआ मेरे दोस्त, बात है 1286 ईस्वी के आसपास। एक मंगोल नेता था जिसे तमर खान या तैमूर खान कहते हैं, उसने आक्रमण किया। दोनों के बीच में छंदी और कंदली का युद्ध हुआ।
इसमें मोहम्मद खान मारा गया। मोहम्मद खान मारा गया। भाई साहब, बलबन का बड़ा बेटा था और यह तय था कि बलबन जो है अपनी मृत्यु के बाद में इसे ही राजा बनाएगा। मोहम्मद खान के मारे जाने से बलबन जो है वह बड़ा उदास रहने लगा। अब वह अपना अधिकांश समय जो है वह एक कमरे में बिताने लगा, अकेले रहने लगा, एकांतवासी हो गया बलबन। घुट घुट करके जीने लगा कि भाई अब मेरे जीवन में जो है वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा सब कुछ जो है वह खत्म हो गया। मेरा सब कुछ जो है वह क्या हो गया, खत्म हो गया। बलबन ने राज दरबार में आना बंद कर दिया। मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद बलबन ने राज दरबार में आना बंद कर दिया। दरबारियों के साथ चर्चा बंद कर दी। विद्वानों से मिलना बंद कर दिया। बलबन केवल और केवल कमरे में ही रहता था। उसके मोहम्मद खान की मृत्यु के 3 महीने में ही उसके चेहरे के जितनी चमक थी वह हवाइयां होती चली गई। हवाइयां होने का तात्पर्य है उड़ गई, यानी कि चेहरे की जो चमक थी, रंगत थी, रौनक थी, वह पूरी तरह से क्या हो गई, खत्म हो गई। और उसके 1 वर्ष बाद ही 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद खान के बारे में जो हम बात लिख रहे हैं, कृपया दिल खोल करके समझिएगा और बातों को जानिएगा। ऐसा लिखिए, यह 1286 ईस्वी के युद्ध का नाम, डेट इज छंदी कंदली का युद्ध। छंदी कंदली के युद्ध। छंदी कंदली के युद्ध में मंगोल नेता, छंदी कंदली के युद्ध में मंगोल नेता तैमूर खान या तमर खान, तमर खान तैमूर खान से लड़ता हुआ से लड़ता हुआ मारा गया। बलबन ने इसे शहीद की उपाधि दी। शहीद की उपाधि दी। लिख लो। अब वो लाइन भी लिखवाऊंगा कि मूल रूप से बलबन जो है लिखिए, अब वो लाइन लिखवाएंगे कि मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद बलबन जो है यह उदास हो गया। और इसके, क्योंकि हमने लिखा है आगे 1587, ये लिखा हुआ 1287, माफी चाहूंगा, 15 नहीं 1287। ठीक है, लिख लिया, लिखे। मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद में मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद बलबन उदास रहने लगा।
उदास पब्लिक निराश रहने लगा, निराश व एकांत में रहने लगा, एकांत में रहने लगा। इसकी मृत्यु के 1 साल बाद ही 1287 ईस्वी में बलबन की भी मृत्यु हो गई। बलबन भी मर गया, बलबन की भी मृत्यु हो गई, की भी मृत्यु हो गई। भाई साहब, तनाव तो दुनिया की सबसे खराब चीज है। क्या बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, सबसे खराब चीज है। थोड़ा सा मोहम्मद खान के बारे में 1-2 बातें और याद रखिएगा। मोहम्मद खान के समय जो है अमीर खुसरो, जो दिल्ली के 8 सुल्तानों के समकालीन था, वह अमीर हसन दहलवी जो गजल लेखक था, भारत का सादी कहलाता है, उसने अपना जीवन प्रारंभ किया था। नोट। खान के समय ही अमीर खुसरो वह अमीर हसन दहलवी वह अमीर हसन दहलवी ने अपना जीवन प्रारंभ किया था। अमीर खुसरो दिल्ली के 8 सुल्तानों के समकालीन था। वहीं अमीर हसन दहलवी गजल लेखक था, जिसे भारत का सादी कहा जाता है। यह गजल लेखक था, जिसे भारत का सादी कहा जाता है। तो ये 2-3 तथ्य ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, भारत का शादी और 8 सुल्तानों के समकालीन। लिख लिया? चले, अंतिम 1-2 बातें बलबन की राजनीति से लेकर के। बलबन ने दिल्ली के 4 कोने जो थे, जिनमें भोजपुर, पटियाली, कंपिल और जलाली है, उसमें 4 दुर्ग बनवाए थे। तो अगली परिचर्चा लिखिएगा। बलबन ने दिल्ली के चारों कोनों, अब चारों कोनों के नाम क्या क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में लिख लेते हैं। भोजपुर, पटियाली, कंपिल और जलाली,
भोजपुर, पटियाली, कंपिल व जलाली। दिल्ली के चारों कोनों में 4 दुर्ग बनवाए थे। अब एक बात बताओ, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट सवाल बनने की संभावना है या नहीं है कि दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा राजा जिसने 4 कोने में 4 दुर्ग बनाए थे, नाम क्या था? बलबन था। समझ में आ गई? आगे बात समझिए। बलबन का जो शासन काल है यह सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का काल माना जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, प्रोफेसर हबीबुल्लाह कह रहे हैं। तो लिखिए, प्रोफेसर हबीबुल्लाह के अनुसार, हबीबुल्लाह के अनुसार बलबन का शासनकाल का सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का काल था। सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का काल था। लिख, सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का काल था। चलिए भाई, तो अभी इस क्लास को हम यहीं रोक रहे हैं, ठीक है। शाम को 5 बजे जो है वापस मुलाकात करेंगे और बलबन को पूरा करते हुए गुलाम राजवंश की समाप्ति करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।